हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक ट्यूशन सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग आईसीएससी 10 का जो फिजिक्स का पेपर है, जो बोर्ड्स का पेपर है 2024-25 वाला, वो डिस्कस करेंगे। उसका आंसर की डिस्कस करेंगे। वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैंने सेक्शन ए सेक्शन बी डिवाइड कर दिया। दोनों का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहां जाके अपना आंसर्स को चेक कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन बी। सेक्शन बी में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करना होता है। ऑब्वियसली हम लोग सारा करके देखेंगे। तुम्हारे पास जो भी चॉइसेस किया होगा उसके हिसाब से अपना आंसर्स मैच कर लेना। सबसे पहला 3 रेज दिया हुआ आई जे, कौन सा डायग्राम विल सफर सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और हम लोग को 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है। तो जे का जो है वो जब हम लोग ये लाइन बनाएंगे तो यहां पे ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 डिग्री होगा। इसका मतलब जो उसका नॉर्मल बनेगा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होगा। देन लॉजिकली 60 डिग्री पे 42 डिग्री, तो आई जो हमारा जे है इसी का बनेगा, बाकी दोनों का बनाने का जरूरत नहीं है। 60 के हिसाब से फिर एक और 60, तो 120 डिग्रीज होगा। तो इफेक्टिवली यहां पे कहीं पे ये आएगा रे। ठीक है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और इसके बाद यहां पे 90 डिग्री नॉर्मल बनाएंगे, ये 90, ये 30 है, तो ये 60 होगा। ये 60 के अनुसार ये 30 होगा। 30 क्योंकि लेस है तो ये हमारा टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट करके चला जाएगा। सॉरी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट करके चला जाएगा, क्योंकि रेयरर मतलब डेंसर टू रेयरर है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट करके चला जाएगा। तो कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ रे विच यू हैव नेम्ड इन ए, ये भी हो गया। और ए में क्या नाम किया, जे। Rectangular glass block of refractive index 1.5 has an air bubble trapped inside as it is shown in the diagram. When seen from the surface, it appears, मतलब ये apparent depth है, is 4 centimeter. Calculate actual depth. Refractive index is equals to real depth by apparent depth. Cross multiply कर देंगे तो real depth is equals to 1.5 into 4, that would be basically 6 सेंटीमीटर। तो रियल डेप्थ ऑफ द एयर बबल वुड बी 6 सेंटीमीटर, यहां से 6 सेंटीमीटर का है। फ्रॉम द विच कलर ऑफ लाइट, ब्लू और येलो, एपरेंट डेप्थ विल बी ग्रेटर। जिसका ज्यादा मतलब डेविएशन होता है वी आई बी, तो ब्लू का ज्यादा डेविएशन होता है, इसलिए ब्लू का ज्यादा एपरेंट डेप्थ होगा। टर्निंग द ग्लास ब्लॉक अपसाइड डाउन डज नॉट चेंज द एपरेंट डेप्थ, फॉल्स। क्योंकि जैसे ही तुम अपसाइड डाउन करोगे, ये जो 15 है, जो 6 सेंटीमीटर का रियल डेप्थ है, वो चेंज हो जाएगा तुम्हारा 9 सेंटीमीटर में। एंड ऑब्वियसली अगर रियल डेप्थ चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रह रहा है, तो एपरेंट डेप्थ भी चेंज होगा। सो हेंस फॉल्स। An object placed at 2f position of a convex lens. Draw a ray diagram showing the formation of image. So ये हमारा रे लेंस बनेगा। इसका ये सेंटर सपोजिटली ये 2f है, ये f है। यहाँ पे तुमने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, ये f है, ये 2f है। यहाँ पे तुमने अपना इमेज प्लेस किया है। और फिर पहला रे ऑफ लाइट पैरेलल और पासेस थ्रू फोकस। बिकॉज ऑब्वियसली मैं तुक्के मार रहा हूं तो मेरा थोड़ा ऊपर नीचे आ सकता है। अगर एरोज नहीं बनाओगे तो मार्क 0 है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर एंड पासेस थ्रू द लाइट। ओके, कोई बात नहीं, तो मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। मेरा 2f यहां पे बनेगा। लेट अस अज्यूम, बिकॉज मैंने कुछ एग्जैक्ट नहीं लिया तो मेरा थोड़ा ऊपर नीचे आ सकता है। ठीक है, यू गेट द पॉइंट। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, अगर एरोज नहीं बनाओगे तो स्ट्रेट 0 है। How will the size of image change if we only replace the lens in the above arrangement with another lens जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है? अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो जो तुम्हारा फोकस है वो यहां से सपोजिटली यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो जो तुम्हारा 2f है वो भी यहां शिफ्ट हो जाएगा। जब तुम्हारा 2f शिफ्ट हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट जो कि पहले एट 2f था, अब वो बिटवीन 2f एंड एफ आ जाएगा। जब वो बिटवीन 2f एंड एफ आ जाएगा तो जो उसका साइज है वो मैग्निफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो उसका जो यू है वो तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, लेकिन जो वी है वो पॉजिटिव होता है, जो कि 30 सेंटीमीटर दिया है। सो हम लोग को एफ निकालना है। फॉर्मूला के हिसाब से 1/f इज 1/v माइनस 1/u। 1/v, v 30 है तो 1/30 माइनस u, सो दैट
वुड मेक माइनस ऑफ 45, सो एलसीएम लेंगे 90 आएगा, तो 3 प्लस 2, सो दैट वुड बी 5/90, 5 से कटेगा तो ये आएगा हमारा 1, और यहाँ पे आएगा 18, तो एफ हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two rays PQ and RS are incident on rectangular glass block as shown in the diagram. Observe the diagram and answer the questions that follows. So PQ और RS में RS ज्यादा बेंड किया है और PQ कम बेंड किया है। किसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा? ऑब्वियसली RS का, क्योंकि RS का बेंडिंग ज्यादा हुआ है तो ऑटोमेटिक सा बात है वो ज्यादा डेविएशन सफर कर रहा है। कौन ग्रेटर स्पीड से ट्रैवल करेगा? जो ज्यादा बेंडिंग करता है वो कम स्पीड से ट्रैवल करता है, तो ऑटोमेटिकली PQ ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा ग्लास ब्लॉक के अंदर। और कौन स्कैटर ज्यादा करेगा? जिसका ज्यादा बेंडिंग होता है वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा स्कैटर करता है, तो RS ज्यादा स्कैटर करेगा। नेम द रेडिएशंस फॉर विच क्वार्ट्ज प्रिज्म इज यूज्ड टू स्टडी द स्पेक्ट्रम। अल्ट्रावायलेट, which is used for remote sensing devices, infrared, और which is used for traffic signals in India, visible light। क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल्स में तीनों कलर होता है, इसलिए तुम रेड, ग्रीन या ऑरेंज ऐसे नहीं बोल सकते, इसलिए विजिबल लाइट। नेम वन प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सबका स्पीड 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड होता है, सब वैक्यूम से ट्रैवल करता है। मल्टीपल आंसर्स है। Akash takes a uniform meter scale, suspends a weight of 2 न्यूटन at one end। तो हम लोग एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल ले लेते हैं, इसको x और इसको y मार्क कर देते हैं। यहां पे आकाश ने 2 न्यूटन का एक वेट डाला और y पे उसने 5 न्यूटन का एक वेट डाला। ठीक है आकाश भैया, जैसा आपका मन। और इसके बाद उसने रूलर को बैलेंस किया एट द एज 70 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्स, तो एक्स से 70 सेंटीमीटर दूर, टोटल 100 सेंटीमीटर का है, तो ये बेसिकली जो गैप हो गया तुम्हारा वो हो गया 30 सेंटीमीटर। और यहां पे उसका मास आएगा 50 पे, जिसको हम लोग m ले लेते हैं, और हम लोग को मास ऑफ द वेट ऑफ द रूलर निकालना है, तो इसको w ले लेते हैं, वेट ऑफ द रूलर। तो ये जो गैप है ये हो गया 20 और ये पूरा 70 तो है ही, तो 2 इंटू 70 क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्लस w इंटू 20 शुड इक्वल टू 30 इंटू 5, सो 7 टू ये हो गया 140 और ये हो गया 150, तो w इंटू 20 इज इक्वल्स टू 150 माइनस 140 विच इज 10, तो w इज इक्वल्स टू 10/20 विच इज 0.5 न्यूटन उसका मास है, वेट ऑफ द रूलर है। 3 लीवर्स XYZ ऑफ इक्वल लेंथ आर शोन इन द डायग्राम। कौन सा क्लास ऑफ लीवर को बिलोंग करता है? क्योंकि फलक्रम बीच में है तीनों के, इसीलिए ये क्लास 1 लीवर को बिलोंग करता है। XYZ में किसका मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज होगा? मैकेनिकल एडवांटेज का एक फॉर्मूला होता है एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, क्योंकि X का सबसे बड़ा एफर्ट आर्म है, इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज X का हाईएस्ट होगा। नेक्स्ट, रिचा P, ग्राउंड P पे रहती है, रिचा वेइंग 40 kgf, तो इसका मास क्या हो गया 40 kg, लीव्स एट पॉइंट P ऑन अ स्केटबोर्ड एंड रीचेस Q विद ग्राउंड वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिचा एट पॉइंट Q। तो पॉइंट Q पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², दैट वुड बी हाफ इंटू 40 इंटू v है 10, तो 100, ये कटेगा 20, तो 2000 जूल्स उसका काइनेटिक एनर्जी होगा एट पॉइंट Q। वर्टिकल हाइट P अबव द ग्राउंड, जितना काइनेटिक एनर्जी यहां था, नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, उतना ही मैकेनिकल एनर्जी यहां होगा। सो लॉजिकली mgh शुड इक्वल्स टू दिस, दैट इज 40 इंटू 10 इंटू h इज इक्वल्स टू 2000, 1010 कटा, 4 से कटेगा 5 टाइम्स, तो हाइट हो गया 5 मीटर, तो वर्टिकल पॉइंट P हो गया 5 मीटर अबव। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिचा एट पॉइंट R while moving from Q to R, she loses 500 joules of energy against friction। यहां पे उसके पास 2000 joules of energy था, तो यहां पे क्योंकि उसने 500 लूज कर दिया, तो अब उसके पास 1500 joules of टोटल एनर्जी है। ये जो 1500 joules of टोटल एनर्जी है, इसके ऑब्वियसली दो हिस्से होंगे, थोड़ा पोटेंशियल और थोड़ा काइनेटिक। पोटेंशियल उसका mgh है, दैट इज m is 40
इंटू जी इज 10 इंटू 3, क्योंकि हाइट 3 है तो 40, 4 3 जा 12, तो 1200 जूल्स उसका पोटेंशियल एनर्जी है एट पॉइंट आर। तो उसके पास काइनेटिक कितना है, 200 जूल्स है, सॉरी 300 जूल्स है। 200 1500 से 1200 माइनस करेंगे तो 300 जूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बचेगा। ड्रॉ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुली विद वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू 3। तो अगर हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड वेट माने और यहाँ पे हम लोग ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनाएंगे, सो एक ये बड़ा पुली है और फिर एक ये छोटा पुली है और फिर यहाँ पे एक हुक है और फिर एक और यहाँ पे छोटा टैग ब्लॉक है और इसमें एक और ये पुली है और यहाँ पे भी एक हुक है। सो पहला हाँ, सो ऊपर से जाएगा, यहाँ नीचे को टच करेगा, नहीं सॉरी नीचे से जाएगा, माय मिस्टेक, नीचे वाले से जाएगा, स्ट्रेट लाइंस होने चाहिए ऑब्वियसली, और फिर यहां से ऐसे स्ट्रेट आएगा और फिर यहां से ऐसे स्ट्रेट जाएगा और फिर यहां से ऐसे स्ट्रेट आएगा और यहाँ पे एक मतलब ये सब ऑब्वियसली टच होना चाहिए, वो सब थोड़ा सा ड्राइंग स्किल्स अच्छे से करेंगे तो आ जाएगा। और ये एफर्ट टी 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 टी, सो वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू 3, मतलब 3 पुली होना चाहिए। A submarine in sea sends ultrasonic ping and a stopwatch is started simultaneously. Stopwatch stops on receiving the reflected wave from an obstacle and reads 1 minute 40 seconds. तो 60 और 40 टोटल 100 सेकेंड्स हो गया। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल, तो फॉर्मूला है 2d इक्वल्स टू एस इंटू टी, यहाँ पे d इज इक्वल्स टू एस इंटू टी बाई 2। एस है हमारा 1500 इंटू टाइम है 100 सेकेंड्स बाई 2, 1500 से कटेगा 750, तो आएगा 75000 मीटर्स, जिसको तुम 75 किलोमीटर्स भी बोल सकते हो और नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा। The diagram given below show two sound boxes A and B with wires of same length L and tension 10 kgf। मतलब सेम लेंथ है, सेम टेंशन है, बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कम होगा। दोनों पे वाइब्रेटिंग फोक्स जिसका फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है प्लेस करते हैं ए और बी पे, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। पेपर राइडर बी के केस में गिर जाता है, क्यों? क्योंकि जब तुम इसको वाइब्रेट कराओगे तो इसका क्योंकि लेंथ कम है, दोनों को तुमने सेम फ्रीक्वेंसी दिया फोर्स्ड वाइब्रेशंस, लेकिन बी का जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा ज्यादा होगा, तो उसके कारण पेपर राइडर फॉल हो जाएगा। नेम एंड एक्सप्लेन द फेनोमेना फॉर द फॉलिंग ऑफ। सो यहां पे थोड़ा सा आर्ग्यूबल है, वैसे तो जनरली वेन एवर दीज थिंग्स हैपन वी फील की रेजोनेंस होना चाहिए, लेकिन कहीं पे मेंशन नहीं किया कि जो पेपर राइडर है उसका फ्रीक्वेंसी 300 है, तो वी विल हैव टू अज्यूम कि ये फोर्स्ड वाइब्रेशन है, क्योंकि ना तो हम पेपर राइडर का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं और ना ही कहीं पर ऐसा इंप्लीकेशन दिया है कि उसका फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच कर रहा है, तो वील हैव टू अज्यूम कि ये फोर्स वाइब्रेशन है, उसका डेफिनेशन दे देंगे। वायर ए रेजोनेट्स विद द ट्यूनिंग फोक फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ। इफ एफ क्योंकि रेजोनेट कर रहा है ट्यूनिंग फोक के फ्रीक्वेंसी से, तो इट शुड बी इक्वल टू 300 डिग्रीज 300 हर्ट्ज। The diagram shows wiring in a meter room of a building. What is the current rating of device X? Device X का जो current rating होगा वो होगा 50 एम्पियर। What is the difference between Z in the diagram और स्विच जो हम लोग घर में ऑपरेट करते हैं, ये हमारा डाइपोल स्विच है, ये लाइव और न्यूट्रल दोनों को एक साथ डिस्कनेक्ट करता है, जबकि जो हमारे घर में स्विचेस होते हैं वो सिर्फ लाइव वायर को डिस्कनेक्ट करते हैं। और यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेड इन वाई, किलोवाट आवर। So, next question, study the diagram given below and answer the questions that follow. So, एक न्यूट्रॉन है वो हमने ऐड किया यूरेनियम में, तो वो बन गया यूरेनियम 236 और उससे बेरियम निकला, क्रिप्टॉन निकला और 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। So, name the process depicted, nuclear fusion. What is the value of X? Value of X is 236. Identify Y. Y is a neutron. Missing product of the reaction. वाह क्या बढ़िया समझा। 3 आइडेंटिकल बल्ब B1, B2, B3, तीनों का पावर रेटिंग 18 वॉट और 12 वोल्ट है।
और हम लोग को रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब निकालना है कनेक्ट टू अ 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है, सो पावर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V स्क्वायर बाई P, इफेक्टिवली 12 इंटू 12 बाई 18, 6 से कटेगा 2, 3 से कटेगा 4, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब इज 8 ओम। और करंट ड्रॉन निकालना है, तो अगर ये 8 ओम है, ये 8 ओम है, तो इनका पैरेलल लगाओगे 1 बाई आर इज इक्वल्स टू 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 8, तो जो तुम्हारा आरपी आएगा वो आएगा 4 ओम्स, 2 बाई 8 विच इज इफेक्टिवली 4 ओम्स, और ये 8 ओम है, तो ये टोटल पूरा मिला के 4 है, तो 8 4 टोटल हो गया 12 ओम। तो और क्योंकि हम लोग को V दिया है, तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर विच इज 1 एम्पियर, तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल 1 एम्पियर। इफ बल्ब 3 इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट, अगर बल्ब 3 को हम रिमूव कर देते हैं, तो बल्ब 3 जैसे ही रिमूव होगा, उससे ये सर्किट में अब 2 ही बल्ब है, क्योंकि बल्ब 3 रिमूव कर दिया तो ये पूरा सर्किट रिमूव हो गया, तो अब ये सर्किट में खाली 2 बल्ब है, दोनों 8 ओम्स का, 8 8, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 16 ओम्स। क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस 16 ओम्स हो जाएगा, तो इसका करंट ड्रॉन जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा 12 बाई 16, तो करंट ड्रॉन कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो बल्ब 1 है उसका ब्राइटनेस डिक्रीज करेगा। वैसे तो इसमें रीजन देने का जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ डिक्रीज लिखोगे तो भी मार्क्स दे देगा, बट रीजन दिया हुआ थोड़ा बेटर रहता है। 30 gram of ice at 0 degree Celsius is used to bring down the temperature of certain mass of water at 70 degree Celsius। आपके पास आइस है 0 डिग्री सेल्सियस में, आपको उसको ले जाना है पानी टू 20 डिग्री सेल्सियस, तो पहले तो लगेगा ml, फिर लगेगा mc डेल्टा टी, और इसके बाद, और यहां पे क्या है 70 से 20 है विच इज mc डेल्टा टी। ऑब्वियसली फॉर्मूलाज में m1 m2 वो सब डालना है, वो सब डाल लेंगे, तो 30 इंटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट इज 336 प्लस इसका मास है 30 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4.2, और इंटू 0 से 20 गया तो डेल्टा टी हो गया 20, इसका मास मिसिंग है, इंटू सी 4.2 इंटू 50। सो इफेक्टिवली यहां पे जो हमारा टोटल आ रहा है वो हो जाएगा 12600, और यहां पे आएगा 210 m, तो कैलकुलेट करेंगे तो m इज इक्वल्स टू 60 ग्राम, तो हमारा आंसर हो गया मास ऑफ द वाटर 60 ग्राम। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट विल वार्म 1 ग्राम ऑफ मटेरियल x बाय 10 डिग्री सेल्सियस, q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा t। सो डेल्टा टी इसमें सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, मास दोनों का सेम है, ये दोनों का सेम है, और एक दूसरा वाला 40 बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है जो कम बढ़ रहा है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा रहा होगा, और जो ज्यादा बढ़ रहा है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम रहा होगा। तो हायर किसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, एक्स का। विच मटेरियल एक्स और वाई वुड यू सेलेक्ट टू मेक अ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर में वो वाला मटेरियल यूज करते हैं जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होता है, तो हम लोग वाई का इस्तेमाल करेंगे। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन सेम व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, फॉल्स। बेस्ट एग्जांपल, आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2.1 होता है, जबकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 होता है, तो सेम तो नहीं रहता है। A copper rod PQ carrying current is kept in a magnetic field as shown in the figure. Copper rod PQ will move towards C. तो देखते हैं क्योंकि करंट यहां से फ्लो कर रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। सो बैलेंस करते हुए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार कॉपर रॉड का मोशन ये होना चाहिए। सो इफेक्टिवली यस, ट्रू कि वो सी की तरफ जा रहा है। नेम द लॉ यूज्ड टू डिटरमाइन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंट अगर पीक्यू रॉड को रिप्लेस करके एक और कॉपर रॉड लगाए सेम लेंथ का, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो। अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो उसका जो करंट है वो बढ़ जाएगा, अगर करंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो ज्यादा जोर से जाएगा, तो उसका जो फोर्स है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, तो उसका फोर्स हाई हो जाएगा, और यही हमारा एक्सप्लेनेशन है। विथ इंक्रीज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन द रेजिस्टेंस विल बी लोअर्ड विच इन इफेक्ट इंक्रीजेस द करंट। विथ एन इंक्रीज इन द करंट इन द कॉपर रॉड द फोर्स इफेक्ट एक्सपीरियंस ऑन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस विल बी ग्रेटर, तो वो ज्यादा जोर से जाएगा। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स द पेपर। ओवरऑल पेपर इजी था, यस 2 4 5 नंबर के थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस थे, लेकिन उसके अलावा अगर देखोगे तो 70
से 75 के बीच लाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है पेपर में, अगर आप पढ़ के गए हैं तो अगर आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है तो 70 से 75 लाना बहुत ही आसान चीज था।